शर्मा एंड वेलकम टू नर्सिंग अरीना। कम्युनिकेबल डिजीजेस हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा डिजीज है पोलियोमाइलाइटिस। क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। प्रीवियस क्लासेस में हम 10 मिनट्स में कम्युनिकेबल डिजीज को 10 मिनट्स में सॉल्व किया था और उन पे बनने वाले सारे क्वेश्चंस देखे थे। आज हम पोलियोमाइलाइटिस डिजीज एंड पोलियोमाइलाइटिस के वैक्सीनेशन पर बनने वाले सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो पेन और पेपर ले लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पोलियोमाइलाइटिस के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन में कि ये पोलियोमाइलाइटिस कैसा वर्ड है। तो पोलियोमाइलाइटिस एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसको 3 हिस्सों में बांटते हैं, पोलियो, माइलिन और आइटिस, जिनका मीन्स होता है, पोलियो का यहां मीन्स है ग्रेप। ग्रीक भाषा में पोलियो का मीन्स होता है ग्रेप। माइलिन का मतलब होता है मैरो, जो कि यहाँ स्पाइनल कॉर्ड को इंडिकेट कर रहा है। कहां किसको इंडिकेट कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड को। और वी ऑल नो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन तो इसका फुल मीनिंग हो गया ग्रे स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे स्पाइनल कॉर्ड इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड है। पोलियो और माइलिन 2 हिस्सों में बांटा जाता है इस शब्द को। पोलियो का मतलब ग्रे, माइलिन का मतलब मैरो। मैरो जो कि स्पाइनल कॉर्ड को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। अब ये स्पाइनल कॉर्ड का तो इन्फेक्शन है, पर स्पाइनल कॉर्ड के कौन से न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है, कौन से न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है, तो उन न्यूरॉन का नाम देख लेते हैं। एंटीरियर हॉर्न मोटार न्यूरॉन, ठीक है। एंटीरियर हॉर्न मोटार न्यूरॉन, ये स्पाइनल कॉर्ड के एक न्यूरॉन होते हैं। एंटीरियर हॉर्न मोटार न्यूरॉन, एंटीरियर हॉर्न मोटार न्यूरॉन जो होते हैं, ये उनको अफेक्ट करता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि क्या सभी पोलियो से ग्रसित मरीज में पैरालिसिस देखा जाता है? तो ऐसा नहीं है। लेस देन 1% केसेस ऐसे होते हैं। ऑल जितने भी पोलियो वायरस के इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पेशेंट है, उनमें से सिर्फ 1% से भी कम लोग, 1% से भी कम लोगों में पैरालिसिस कॉज होता है, ठीक है। पैरालिसिस कॉज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट। सॉरी, अब इंट्रोडक्शन में एक और चीज है कि इसे थर्ड ह्यूमन डिजीज भी कहते हैं। थर्ड ह्यूमन डिजीज भी कहते हैं। अब थर्ड ह्यूमन डिजीज टारगेटेड टू इरेडिकेशन। कुछ डिजीज ऐसी होती है जिनका इरेडिकेट होना बहुत जरूरी होता है कम्युनिटी के लिए। तो ये थर्ड नंबर की ऐसी डिजीज है। फर्स्ट ह्यूमन डिजीज स्मॉल पॉक्स को कहा गया था, जिससे इरेडिकेट कर दिया गया 1980 के अंदर। और ये पोलियो जो है वो इसी टाइप की एक थर्ड ह्यूमन डिजीज है। इसे हम थर्ड ह्यूमन डिजीज के नाम से जानी जाती है, जिसका कि इरेडिकेट होना जरूरी है और इसको इरेडिकेशन के टारगेट पर रखा गया है। इसलिए इसको थर्ड ह्यूमन डिजीज अगर डायरेक्ट लिखा हुआ जाए क्वेश्चन में कि थर्ड ह्यूमन डिजीज कौन सी है, तो वो थर्ड ह्यूमन डिजीज है पोलियोमाइलाइटिस। चलिए कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं। तो ये एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। कैसा इन्फेक्शन है? एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। इसके वायरस का नाम है एंट्रोवायरस। एंट्रोवायरस। अब एंट्रोवायरस की एक स्पीसीज होती है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोलियो वायरस इज ए, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि पोलियो वायरस
कैसा वायरस है, तो वो एक एंट्रोवायरस है। कैसा वायरस है? एंट्रोवायरस। तो इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। स्पीसीज, तो एंट्रोवायरस की एक स्पीसीज होती है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो कि पोलियोमाइलाइटिस कॉज करती है। ठीक है, एंट्रोवायरस की एक स्पीसीज है पोलियो वायरस जो कि पोलियोमाइलाइटिस कॉज करती है। अब इस एंट्रोवायरस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, एनवेलप्ड होता है। एनवेलप्ड का मतलब होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया अगर ये प्रोटीन के कैप्सूल के अंदर क्लोज्ड है, प्रोटीन कैप्सूल्स में क्लोज है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एनवेलप्ड कहते हैं। ये इस टाइप का प्रोटीन का आवरण होता है, प्रोटीन में क्लोज रहता है कैप्सूल के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं? एनवेलप्ड कहते हैं। नेक्स्ट इसकी साइज की बात करें, साइज या डायमीटर की अपन बात करें, इसका डायमीटर कितना है इस वायरस का? तो 30 नैनोमीटर। ठीक है, 30 नैनोमीटर। टाइप्स की बात कर लेते हैं, तो देयर आर 3 सीरोटाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 सीरोटाइप्स होते हैं। फर्स्ट है पोलियो वायरस फर्स्ट, पोलियो वायरस सेकंड एंड पोलियो वायरस थर्ड। जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं पोलियो वायरस 1 से। तो पोलियो वायरस 1 मोस्ट कॉमन कॉज है पोलियोमाइलाइटिस का, तो ये हो गया मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज। और पोलियोमाइलाइटिस की वजह से जो पैरालिसिस होता है उसका भी लीडिंग कॉज पोलियो वायरस 1 ही है। तो पैरालिसिस का भी लीडिंग कॉज क्या है? पैरालिसिस का भी लीडिंग कॉज जो है वो है पोलियो वायरस 1। अब यहाँ एक वैक्सीनेशन से रिलेटेड बात बताऊंगा कि अगर पोलियो वायरस 1 के लिए इम्यूनिटी दे रहे हैं, मतलब वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो वो 2 और 3 के लिए प्रोटेक्ट नहीं करता। 2 के लिए दे रहे हैं तो वो 1 और 3 के लिए प्रोटेक्ट नहीं करता, उससे सेकंड के लिए प्रोटेक्ट करेगा। पर इसके वैक्सीनेशन के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है, ओपीवी और आईपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है, वो वैक्सीन तीनों सीरोटाइप पे काम करते हैं। किस पे? ये पोलियो वायरस 1, 2 और 3 तीनों सीरोटाइप पे काम करते हैं, ट्राइवेलेंट वैक्सीन कहते हैं। अदर जानकारी हम वैक्सीनेशन में देखेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड इसका, तो अगर नॉन पैरालाइटिक है, नॉन पैरालाइटिक है तो उसका नॉन पैरालाइटिक का 3 to 6 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? नॉन पैरालाइटिक का 3 to 6 डेज और पैरालाइटिक का 7 to 21 डेज। 7 to 21 डेज। इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके बताया है। नॉन पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस है तो उसका 3 to 6 डेज, और पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस है तो 7 to 21 डेज। जनरली पूछ ले एग्जाम्स में, डायरेक्ट या जनरली पूछ ले कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियोमाइलाइटिस इज, तो आपको लिखकर आना है 7 to 21 डेज। ठीक है, 7 to 21 डेज। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो इसका ये स्प्रेड कैसे होता है? तो वी ऑल नोज फीको ओरल रूट से। किससे? फीको ओरल रूट से फैलता है। इट मींस कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड इसके सोर्स है। दूसरा है समटाइम्स की बात करें ड्रॉपलेट से। अगर पोलियोमाइलाइटिस का पेशेंट है, वो अगर छींकता है, स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस जो उसके हैं, ओरल सिक्रीशंस है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है, उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी दूसरा पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो समटाइम्स इट मे बी स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स, समटाइम इट मे बी स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, उनके थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है, इसलिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी मान सकते हैं। और बाकी फीको ओरल रूट तो इसका मेन रूट ही है। तो अगर एग्जाम में आए कि व्हाट इज द मेन रूट ऑफ
ट्रांसमिशन ऑफ पोलियोमाइलिटिस इज, तो फीको ओरल रूट। ठीक है। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिबिलिटी की बात करते हैं कि ये कब तक इन्फेक्टिबिलिटी, कब तक कम्युनिकेबल रहता है, मतलब कब तक ये दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। तो 7 to 10 days बिफोर एंड आफ्टर onset of symptom, onset of symptom, सिम्टम्स अपियर होने के 7 से 10 दिन पहले से लगाकर 7 से 10 दिन बाद तक ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। ठीक है। एक एडिशनल जानकारी और देता हूं कि स्टूल में जो पोलियोमाइलिटिस पेशेंट है उसके स्टूल में ये कब तक पोलियो वायरस पाया जा सकता है, तो 3 to 6 वीक्स तक। कब तक? 3 से 6 वीक तक ये पोलियो वायरस पेशेंट के स्टूल में निकल सकता है, इसलिए इसका पीरियड ऑफ इन्फेक्टिबिलिटी काफी लंबा हो सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पोलियो का वायरस कुछ महीनों तक, फ्यू मंथ तक जिंदा रह सकता है, फ्यू मंथ लाइव। 4 डिग्री सेल्सियस पर कुछ महीनों तक वो सरवाइव कर सकता है और 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ ईयर्स तक, कुछ सालों तक वो जिंदा रह सकता है या फिर सरवाइव कर सकता है। इनएक्टिव की बात करें कि ये इनएक्टिव कैसे होता है? इनएक्टिवेटेड बाय हीट एंड क्लोरीनेशन। ये हीट और क्लोरीनेशन के थ्रू इनएक्टिव किया जा सकता है। अब हीट से कैसे? जैसे कि पानी को बॉईल करके, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर से ये पोलियो वायरस स्प्रेड होता है, फीको ओरल रूट की वजह से होता है, तो पानी को गर्म करके, बॉईल करके इस वायरस को इनएक्टिव किया जा सकता है। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन क्या होता है? ये एक वाटर को प्योरीफाई करने की टेक्निक होती है, जिसका एक निश्चित अमाउंट के अंदर, एक निश्चित अमाउंट में क्लोरीन मिक्स किया जाता है, जिससे वो प्योरीफाई होता है। ठीक है। तो उस क्लोरीनेशन के प्रोसेस के बाद ये पोलियो वायरस इनएक्टिव किया जा सकता है। मोस्ट वेनरेबल एज पूछी यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है कि मोस्ट वेनरेबल एज फॉर पोलियोमाइलिटिस इज 6 month to 3 year चिल्ड्रंस। 6 मंथ से लगाकर 3 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें ये मोस्ट वेनरेबल डिजीज है। ठीक है, मोस्ट वेनरेबल डिजीज है। बाकी कौन से, मतलब किन में ये डिजीज सबसे ज्यादा देखी जाती है? तो एक तो इन्फेंट्स में और एल्डर पर्सन में, एल्डर्स में। ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की कि इसके पोलियोमाइलिटिस के सोर्स क्या क्या हैं, ये किसके थ्रू फैलता है। उसके पहले हम देख लेते हैं सीजन कौन सा होता है जिसमें ये सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है। सीजन, तो ये ड्यूरिंग रेनी सीजन सबसे ज्यादा होता है, जिस टाइम बारिश होती है रेनी सीजन के अंदर ये सबसे ज्यादा फैलता है। अगर मंथ की बात करें तो जुलाई से लगाकर सितंबर, अगर मंथ की बात करें कि जुलाई से लगाकर सितंबर तक, इस सीजन में जुलाई से लगाकर सितंबर और ड्यूरिंग रेनी सीजन ये सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है, सबसे ज्यादा इसके केसेस इसी टाइम देखे जाते हैं। तो ये बात करते हैं हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की। तो फर्स्ट सोर्स है कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। फीको ओरल रूट इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो ये कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड के थ्रू स्प्रेड होगा। जैसे कि पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई वाटर सोर्स यूज किया, अगर उसी को दूसरा पर्सन यूज करता है तो
वो पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाएगा जो हेल्दी पर्सन है। इस टाइप से ये कम्युनिटी में फैल सकती है। कॉमन वाटर सोर्स है तो वहां हो सकता है, ठीक है। ओपन डिफिकेशन की वजह से हो सकता है। तो सोर्स ऑफ इंफेक्शन ओपन डिफिकेशन, ओपन डिफिकेशन, क्योंकि जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि फीसिस में ये एटलीस्ट 3 to 6 वीक तक प्रेजेंट हो सकता है, तो ओपन डिफिकेशन की वजह से। तीसरा है फ्लाइज की वजह से, मक्खियों की वजह से। ओपन डिफिकेशन में क्या होगा कि मक्खियां स्टूल पर बैठेगी और फिर वही मक्खियां आकर हमारे खाने पे और पानी को कंटामिनेटेड करेगी, तो इस वजह से ये स्प्रेड हो सकता है। तो ये फ्लाइज भी है, इसका सोर्स ऑफ इंफेक्शन है। ओवर क्राउडेड एरिया, ओवर क्राउडेड एरिया, ठीक है, जहां बहुत कंजेस्टेड एरिया, ओवर क्राउडेड एरिया है, रहने की जगह नहीं है, लोग अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, तो इस टाइप की जो जगह होती है, ओवर क्राउडेड जगह होती है, तो इसको भी सोर्स ऑफ इंफेक्शन मानते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर में पुअर सैनिटेशन एरिया, पुअर सैनिटेशन एरिया, जहां पर गंदगी ज्यादा है, प्रॉपर सेवरेज सिस्टम नहीं है, जो वेस्ट है उनको प्रॉपर सेग्रीगेट करने की जगह नहीं है, अनहाइजीनिक एरियाज हैं, नाले हैं, वहीं पानी भरा हुआ है, तो इस टाइप के जो पुअर सैनिटेशन एरिया में रहने वाले पर्संस है वो ज्यादा रिस्क होते हैं ऐसी डिजीजेस के जो फीको ओरल रूट से फैलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट रिस्क फैक्टर की। तो लिविंग विथ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन, तो जिसको पोलियो इन्फेक्शन है, जिसको पोलियोमाइलाइटिस इन्फेक्शन है, तो ऐसे पर्सन के साथ में जो दूसरे पर्सन रह रहे हैं उनको भी इसके होने के चांस है, तो वो भी रिस्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। अब इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे वो बहुत ध्यान से देखना है कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम वर्ड से ही पता चल रहा है कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसको इस टाइप के इन्फेक्शंस बहुत जल्दी लगते हैं। इस टाइप के नहीं, कोई भी इन्फेक्शन हो, ऐसे पर्सन जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उनको ये इन्फेक्शन होने के, कोई भी टाइप का इन्फेक्शन होने के चांसेस एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सन से ज्यादा ही होते हैं। अब ये कौन कौन से इम्यून कॉम्प्रोमाइज पर्सन हो सकते हैं? एक तो बच्चे, जैसे कि इन्फेंट्स हो सकते हैं, इन्फेंट्स है, चिल्ड्रंस है, जिनका कि अभी इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ है। एक होते हैं एल्डरली, एल्डर पर्संस हो सकते हैं, एल्डर पर्सन, एल्डर का मतलब अबाउट 60 ईयर एज, जो 60 ईयर एज से 60 ईयर से ज्यादा की एज के हैं, एल्डर पर्सन है, ऐसे लोगों का भी इम्यून सिस्टम वीक होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है। पेशेंट ऑन स्टेरॉइड्स, जिसको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स चल रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स जिनको चल रहे हो, जैसे कि अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स चलते हैं, तो ऐसे स्टेरॉइड्स की वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है। क्या होता है? इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो ऐसे पर्संस को पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी या फिर कैंसर का कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, पेशेंट ऑन कैंसर ट्रीटमेंट, कोई पेशेंट अगर कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है, तो इस टाइप के कुछ ये पेशेंट होते हैं जो कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं और इनको इस टाइप के इन्फेक्शन लगने के रिस्क ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक ऑफ वैक्सीनेशन की। नेक्स्ट है लैक ऑफ वैक्सीनेशन। अब लैक ऑफ वैक्सीनेशन कैसे हो सकता है कि कम्युनिटी के अंदर
अवेयरनेस नहीं है वैक्सीनेशन को लेकर। जो दूर दराज के इलाके हैं उनको पता नहीं है कि जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन कब कब लगाया जाता है, वैक्सीन प्रॉपर पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। तो वैक्सीन की कमी की वजह से ये होने के चांसेस उन पेशेंट को ज्यादा होते हैं जो अनइम्यूनाइज्ड होते हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगा होता, उन बच्चों को ये होने के चांसेस ज्यादा है, उन पर्संस को होने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग, अब ट्रेवलिंग कैसे? आप ऐसे इलाके में ट्रेवलिंग करके आए हैं जो कि पोलियो आउटब्रेक हुआ है। जैसे हम कोरोना का एग्जांपल लें कि जो पर्सन्स विदेशों में घूम के आए थे, स्पेशली चाइना में घूम कर आए थे, वो वापस आए क्योंकि उस वक्त वहां पर कोरोना आउटब्रेक चल रहा था, कोविड आउटब्रेक हो रहा था, डिजीज थी। तो ऐसी जगहों पर जहां पर पोलियो सक्रिय है, पोलियो आउटब्रेक चल रहा है, ऐसी जगह आप कहीं पर अगर ट्रेवल करके आए हैं तो भी आपको रिस्क रहता है ये इन्फेक्शन लगने का। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जैसे पुअर सैनिटेशन, लिविंग विद इन्फेक्टेड पर्सन, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम मैंने बता दिया है, लैक ऑफ वैक्सीनेशन और ट्रेवलिंग फ्रॉम द पोलियो आउटब्रेक एरियाज। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। किसकी? क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट है एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक तो लगभग 90 to 95% केसेस में 90 से लगाकर 95% तक 90 to 95% केसेस जो ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब पोलियो से इन्फेक्ट तो होते हैं पर कोई सिम्टम अपीयर नहीं करते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, जो वायरस है वो इंटेस्टाइन के अंदर नाइन्टी टू 95% केसेस में पोलियो वायरस इंटेस्टाइन में भी पड़ा रहता है, न्यूरॉन्स को या नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये एसिम्प्टोमेटिक होके अपने आप उसका जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिबिलिटी है वो जब तक निकल जाएगा वो अपने आप क्योर हो जाएगा। एसिम्प्टोमेटिक रहता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता। बट यहाँ एक जो ध्यान देने लायक बात है कि ऐसे जो पेशेंट होता है एसिम्प्टोमेटिक, जिनको इन्फेक्शन तो हुआ है पर सिम्टम कुछ भी नहीं है, ऐसे पर्सन भी इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट भी स्प्रेड करते हैं। अब स्प्रेड किसके थ्रू करेंगे? फीसस के थ्रू। फीसस के थ्रू वो क्या करेंगे? इन्फेक्शन को स्प्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि पोलियो वायरस इंटेस्टाइन में पड़ा है और इंटेस्टाइन से वो शेड होके कहां पे? स्टूल में मिलेगा। ठीक है, स्टूल में वो पास आउट होता रहेगा जब तक उसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है। जैसा हमने पीछे बात की थी कि एटलीस्ट 3 to 6 वीक्स तक तो पास होगा ही होगा। तो ये इस टाइप के एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी इंफेक्शन को स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक की बात करते हैं जिनमें सिम्टम अपीयर होते हैं। जैसा हमने बताया था 7 से 21 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो 5 to 10% केसेस में 5 to 10% केसेस तो 5 to 10% केसेस ऐसे होते हैं जो कि सिम्प्टोमेटिक होते हैं। अब इसमें भी चार टाइप के पोलियो देखे जाते हैं, 4 टाइप के पोलियोमाइलाइटिस देखे जाते हैं। नंबर 1 है अबॉर्टिव, दूसरा है नॉन पैरालाइटिक, तीसरा है पैरालाइटिक और चौथा है पोलियो एंसेफेलाइटिस। चौथा क्या है? पोलियो एंसेफेलाइटिस।
पोलियो एनसेफेलाइटिस। आपको स्क्रीन पे इनके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दिख रही है, अबॉर्टिव के सिम्टम, नॉन पैरालाइटिक के, पैरालाइटिक के, ये कुछ सिम्टम्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो आप एडिशनल नॉलेज के लिए इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आपको इस साइड में आपको इधर शो हो रहे हैं, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। फिर हम बात करते हैं कि ये जो अबॉर्टिव है, नॉन पैरालाइटिक है, पैरालाइटिक, ये कितने कितने परसेंट में देखे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कितने कितने परसेंट में देखे जाते हैं। तो अबॉर्टिव जो है वो 4 to 5% केसेस के अंदर देखा जाता है। कितना? 4 to 5% जितने भी पोलियोमाइलाइटिस के पेशेंट होते हैं सिम्टोमेटिक तो ऑल ओवर 5 to 10 तो है ही सही। उसके अलावा अबॉर्टिव केस 4 to 5% केस इसमें देखे जाते हैं। नॉन पैरालाइटिक 1 to 2% केसेस में होते हैं। पैरालाइटिक की हमने शुरुआत में ही बात की थी 0.5 से लगाकर 1%। हमने पहले बात की थी कि 1% से भी कम को ये पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस होता है। और ये जो है पोलियो एनसेफेलाइटिस वो बहुत ही रेयर कंडीशन है, ठीक है, बहुत ही रेयर कंडीशन में पोलियो एनसेफेलाइटिस देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की, कॉम्प्लिकेशन और वैक्सीनेशन की देखते हैं। तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो हिस्ट्री कलेक्शन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है CSF एग्जामिनेशन, नेक्स्ट है स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, कल्चर में क्या होता है कि स्टूल का कुछ सैंपल लेकर उसको कल्चर मीडियम में रखा जाता है। कितने टाइम के लिए, 72 आवर्स के लिए, ठीक है, कितने टाइम के लिए, 72 आवर्स के लिए। उस कल्चर मीडियम में, उस स्टूल में प्रेजेंट पोलियो वायरस जो है वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, ग्रो करता है। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टूल के अंदर वो पोलियो वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। तो स्टूल एग्जामिनेशन, CSF एग्जामिनेशन। तो आजकल जो क्वेश्चन के पैटर्न है वो कुछ इस टाइप से हो गए हैं कि एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि दीज आर दी डायग्नोसिस टेक्निक या एग्जामिनेशन टेक्निक ऑफ पोलियोमाइलाइटिस एक्सेप्ट वन। तो एक को छोड़कर तीन ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि इवैल्यूएशन टेक्निक्स होगी और एक उनमें से नहीं होगा, तो वो एक आपको पहचानना है। ये आजकल का पैटर्न है, स्पेशली CHO में तो यही पैटर्न है। तो CSF एग्जामिनेशन हो गया और सीरोलॉजिकल टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट कर लो। सीरम किससे निकलेगा, ब्लड से निकलेगा, तो ब्लड टेस्ट कर लो। अब ब्लड टेस्ट में हम क्या, ये जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है उनमें हम कौन सी इम्यूनिटीज देखते हैं, कौन सी एंटीबॉडीज फाइंड आउट करते हैं। तो IgG, IgM और एंटी डी, ये कुछ इम्यूनिटीज है जो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के सीरोलॉजिकल टेस्ट में। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि तो पोलियोमाइलाइटिस से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। फर्स्ट है मायोकार्डिटिस, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडिमा, निमोनिया, स्कोलियोसिस। तो इस टाइप के कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो पोलियोमाइलाइटिस में देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो आपको शो हो रहे हैं, जिसमें मैं बता दूं ऑस्टियोपोरोसिस है,
बोन फ्रैक्चर है, स्कोलियोसिस है, निमोनिया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो आपको सारे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं इरिडिकेशन की। तो इरिडिकेशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इरिडिकेशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इरिडिकेशन कब हुआ था इंडिया में से? 31 जनवरी 31 जनवरी 2011 को लास्ट केस मिला था, लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था, रिपोर्टेड। कहां रिपोर्टेड हुआ था? हावड़ा वेस्ट बंगाल में। कहां हुआ था? हावड़ा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की जो हावड़ा है वहां पर लास्ट केस 31 जनवरी 2011 को इंडिया में लास्ट केस मिला था। किसका? पोलियो का। और ये इरेडिकेट कब हो गया? तो अकॉर्डिंग टू WHO ने, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री कंट्री। इंडिया इज ए पोलियो फ्री कंट्री मार्च 2014 में। ठीक है, मार्च 2014 के अंदर इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया। पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया। और डेट पूछे तो डेट भी लिख लीजिए, 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनी कंट्री को 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके वैक्सीनेशन की। है तो प्रिवेंशन में दो टाइप के वैक्सीन हम यहां यूज करते हैं। फर्स्ट है IPV, दूसरा है OPV। तो IPV की फुल फॉर्म देख लेते हैं। IPV का पूरा नाम क्या है? OPV का पूरा नाम क्या है? OPV वी ऑल नोज ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इसी को देखते हुए अपन IPV को क्या देखते हैं कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ज्यादातर बच्चे ऐसा गलत करके आते हैं कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, क्योंकि ये इंजेक्टेबल वे से लगाया जाता है तो इसको हम इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन कह देते हैं। तो एक्चुअल में इसका इंजेक्टेबल नहीं है, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन कहते हैं। ये है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन। हम इसमें डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे कि OPV क्या है और IPV क्या है। इससे जल्दी क्लियर होगा और सारे क्वेश्चंस हम आसानी से समझ पाएंगे और गलत नहीं करके आएंगे। नेक्स्ट है कि IPV जो है, इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन जो है, वो किसने खोजा था और कब खोजा? OPV किसने डिस्कवर किया और कब किया, इसकी भी हम बात करेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे जॉन साल्क, जिन्होंने 1954 में तो इसका आविष्कार किया, इसको फाइंड आउट किया, और 1955 में इसको सबसे पहले यूज किया। ठीक है, जॉन साल्क ने 1955 में इसकी डिस्कवरी की। वैसे तो 1954 में ही कर ली थी, पर जब फर्स्ट बार यूज किया गया वो 1955 में यूज किया गया। और एग्जाम्स में भी अगर पूछा जाए कि साल्क वैक्सीन कब आया, तो एक ही सन याद रखना है, 1955। तो IPV को ही अपन साल्क वैक्सीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्क वैक्सीन भी कहते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा आगे कि IPV कम लिखा हुआ आएगा, जबकि साल्क वैक्सीन ज्यादा लिखा हुआ आएगा। उससे आपसे पूछा जा सकता है। अब वही OPV की बात कर लेते हैं। तो OPV को किसने फाइंड आउट किया? एक साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट सेबिन नाम के एक 1961 अल्बर्ट सेबिन नाम के एक वैज्ञानिक ने 1961 में इसका सबसे पहले यूज किया। ठीक है, रूट की बात कर लेते हैं।
रूट की बात कर लेते हैं तो ये IM दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में है, और OPV जो है वो ओरली दिया जाता है। कब कैसे दिया जाता है? ओरली। IPV जो है वो एक किल्ड वैक्सीन है, ठीक है, IPV एक किल्ड वैक्सीन है, जबकि OPV क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ये इसका सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, ठीक है। ये किल्ड वैक्सीन है, ये लाइव वैक्सीन है। अब हम बात करेंगे इसमें दोनों ही जो है वो ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट का मतलब मैं बताऊंगा, ट्राइवेलेंट, ये भी ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब होता है, ट्राई का मतलब 3, तो जो पोलियो के तीनों सीरोटाइप है, पोलियो वायरस 1, 2 और 3, ये दोनों ही वैक्सीन ट्राइवेलेंट है, मतलब तीनों ही सीरोटाइप पर ये काम करते हैं, तीनों ही सीरोटाइप पे ये काम करते हैं। इसको जीरो। और अब हम बात कर लेंगे जो IPV है, पहले इसे कम यूज किया जाता था, अमेरिका में तो स्पेशली इसको ब्रॉड लेवल पर यूज किया जाता था, और अपने यहाँ OPV को मेजरली यूज किया जाता है। पर आज के टाइम में IPV को भी उसी टाइप से यूज किया जा रहा है जैसे अमेरिका में यूज किया जाता था, उसी लेवल पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आजकल जो नया वैक्सीन आया है हेक्सावलेंट, हेक्सावलेंट, उसके अंदर जो 6th वैक्सीन है, जो 6th वैक्सीन ऐड किया गया, पहले था पेंटावलेंट। पेंटावलेंट के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि इसमें 5 वैक्सीन होते हैं, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये 5 वैक्सीन है वो पेंटावलेंट में आते हैं। न्यू फॉर्म चल रहा है हेक्सावलेंट वैक्सीन, तो हेक्सावलेंट में पोलियो को भी ऐड कर दिया गया है। तो हेक्सावलेंट में पोलियो प्लस डिप्थीरिया प्लस पर्टोसिस प्लस टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये 6 टाइप के वैक्सीन है जो हेक्सावलेंट में यूज किए जा रहे हैं। बाकी इसका पता ये 2 ड्रॉप दी जाती है। पल्स पोलियो प्रोग्राम कब शुरू किया गया वो भी देख लेते हैं, कुछ प्रोग्राम्स के बारे में देख लेते हैं। तो पल्स पोलियो स्टार्टेड इन इंडिया दिसंबर 1995, दिसंबर 1995 के अंदर शुरू किया गया, ठीक है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है, पल्स पोलियो कैंपिंग कब स्टार्ट की गई? दिसंबर 1995 में। एक क्वेश्चन आता है कि पल्स पोलियो क्या है, प्रोग्राम में क्या है, तो पल्स पोलियो कैंपिंग है, क्या है? कैंपियन है, कैंपियन है, ठीक है। तो ये पल्स पोलियो हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इससे भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है वो 1978 के अंदर आया था इंडिया में। कब आया इंडिया में? 1978। अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडली देखें तो सबसे पहले तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया बाय WHO। WHO के द्वारा एस्टेब्लिश कब किया गया? लॉन्च नहीं, एस्टेब्लिश कब किया गया? तो 1974 में। WHO के द्वारा तो 1974 में एस्टेब्लिश किया गया और उसे फिर ग्लोबल इम्यूनाइजेशन के तौर पर यूज किया गया। और इंडिया में ये कब आया? तो 1978 में। WHO ने 1974 में EPI को एस्टेब्लिश करने के बाद एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि हम इसी इम्यूनाइजेशन को ग्लोबली यूज करेंगे, ग्लोबली हम इसको इस्तेमाल करेंगे या करवाएंगे। तो वो 1977 में डिसाइड हुआ और ज्यादातर देशों में 1978 तक ये ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऐसे एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के तौर पर पहुंच चुका था। तो ये तो हो गई कुछ EPI की हिस्ट्री। एक है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, फिर यही EPI कन्वर्ट हो गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। तो वो कब हुआ? 1985 में। ये भी एक याद रखने वाला सन है, 1985 के अंदर। तो पल्स पोलियो कैंपेन दिसंबर 1995, EPI इंडिया में है 1974, WHO ने EPI जो है वो इंडिया में 1978 में आया, WHO ने 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया।
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो कन्वर्ट ईपीआई कन्वर्ट होकर जिसमें बदला वो था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985। एक और छोटा सा क्वेश्चन हम पोलियो से देख लेते हैं। पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो है वो ईपीआई में कब ऐड किया गया? पोलियो ईपीआई में कब ऐड किया गया? तो 1979 में। इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि ईपीआई कब आया था? 1978 में, और उसके अगले ही साल पोलियो वैक्सीन को, ओपीवी को, किसको? पोलियो में किसको? ओपीवी को 1979 के अंदर इसको ईपीआई के अंदर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में ऐड कर दिया गया। तो यहां बनने वाले सारे क्वेश्चंस हमारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्लास थोड़ी लंबी है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप अपना इवैल्यूएशन करना चाहते हैं तो नर्सिंग ई बुक नाम से ऐप है, उसे आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत इजी टू यूज है। आपको सारे पुराने पेपर्स, नर्सिंग की पॉइंट्स, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, इमेज बेस्ड नोट्स, वो सब आपको उस वहां अवेलेबल हो जाएंगे। और शुरू के 24 घंटे, शुरू के 24 आवर आपको पूरा ऐप एक्सेसिबल होगा। उसके बाद आप बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर उसको बाय कर सकते हैं। कोर्सेज को बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं। तो ऐसे ही क्लासेस से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।